हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल। मेरा नाम सिद्धांत मिश्रा है। मैंने हिस्ट्री में एमए किया है और हिस्ट्री में मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो हमारी जो सीरीज़ चल रही है सल्तनत कालीन इतिहास की, उसका चौथा लेक्चर है जो होगा इल्तुतमिश के प्रशासनिक सुधार और उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के ऊपर। आजकल का जो ट्रेंड है वो यूपीएससी और नेट दोनों का ही कुछ ऐसा है कि वो सुल्तान के अभियानों पे प्रश्न कम पूछते हैं और उनके प्रशासनिक सुधार और उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों के ऊपर ज़्यादा प्रश्न करने लगे हैं। तो ये जैसे कि स्क्रीन पे आपको 3 फ़ोटो दिखाई दे रही होंगी, ये हमारा कुतुब मीनार है। और कुतुब मीनार जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिसका निर्माण कार्य शुरू कराया था, और इसका नाम उसने अपने नाम पर नहीं बल्कि एक चिश्ती समुदाय के सूफ़ी संत हुए हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके आदर और सम्मान में इसका निर्माण कार्य उसने शुरू करा के इसका नाम उन्हीं के नाम पे रखा था। क्योंकि वो निर्माण कार्य जब वो शुरू कराता है तो उसके कुछ वर्षों में मृत्यु हो जाती है और ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाता। इस निर्माण कार्य को इल्तुतमिश पूर्ण करवाता है। उसी के बगल में आपको ये दिख रही होगी एक इमारत, यही है कुव्वतुल इस्लाम, जो कि पहली इस्लामिक पद्धति से बनाई हुई मस्जिद है भारत के ऊपर, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और अभी ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटी हुई है। आपको यहाँ पे एक प्रवेश द्वार दिख रहा होगा जो कि मेहराब जिस पे दिख रहा है आर्क, ये मेहराब बनाने की पद्धति की शुरुआत होती है यहाँ से। और यहाँ पे जो स्तंभ आपको दिख रहे हैं, ये इन स्तंभों पे जैन धर्म के अवशेष अभी भी देखने को मिल जाएंगे। यदि आप वहाँ पे जाके देखेंगे तो इन स्तंभों पे आपको कुछ आकृतियाँ बनी हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि ऐबक उस मंदिर को पूरी तरह से तोड़वाता नहीं है, उनके स्तंभों का इस्तेमाल करके ही मस्जिद का निर्माण कराता है। इससे हमें ये पता चलता है कि शायद उसके पास रिसोर्सेज की कमी रही हो, क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी अपने शुरुआती दौर में है। इसीलिए जो जितना भी माल मसाला पहले से लगा हुआ है उसको वो पूरी तरह से नहीं तोड़वाता, जितना उसको उसमें जितना संशोधन कर सकता है संशोधन करके वो उस इमारत को खड़ा करता है। बाईं तरफ अगर हम देखें ये वाली इमारत, तो ये है सुल्तानगढ़ी में नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा। ये भारत में बनाया हुआ पहला मकबरा है और इसीलिए इल्तुतमिश को मकबरों का पिता कहा जाता है, क्योंकि भारत में पहला मकबरा इल्तुतमिश बनवाता है अपने पुत्र के नाम पे, नासिरुद्दीन महमूद के नाम पे सुल्तानगढ़ी का मकबरा। इसका जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है इल्तुतमिश के शासन की, वो रही है इसके सिक्के जारी करना। किसी भी शासन को वैधता तभी मिलती है जब उसके सिक्के चल रहे हों, उसके शासक के नाम के सिक्के चल रहे हों। ये इस पिक्चर में आपको जो सिक्के दिख रहे हैं ये चांदी के सिक्के हैं। इसको चांदी का टंका कहा जाता है और इसके ऊपर बहुत सारे लेख उत्कीर्ण आपको दिखेंगे जो कि फारसी भाषा में लिखे हुए हैं। ये इन पे लेख उत्कीर्ण कराने की जो परंपरा है ये इल्तुतमिश शुरू कराता है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। खलीफा से इसको सबसे पहले अधिकार पत्र प्राप्त हो जाता है इल्तुतमिश को। बगदाद के एक खलीफा हैं अल मुंतसिर बिल्ला, ये इसको अधिकार पत्र देते हैं 1229 में कि अब इसको क्या है, वैधता मिल जाती है खलीफा से। अभी तक हम देखते आ रहे थे अपने सभी लेक्चर में कि जो गजनी का जो शासन है वो दिल्ली को अपने अधीन समझता है। मनोवैज्ञानिक रूप से गजनी दिल्ली को अपने अधीन समझता है, और अब क्योंकि इसको वैधता मिल गई है दिल्ली को किससे, खलीफा से, इस्लाम के खलीफा से, तो इसको स्वतंत्र एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से ये गजनी से अलग हो जाता है। अभी अगर हम बात करें तो इस्लाम में कुछ ऐसी धारणा है कि जितना भी मुस्लिम साम्राज्य है धरती के ऊपर वो सभी का सभी खलीफा के अधीन है, और जितने भी मुस्लिम सम्राट हैं या जितने भी मुस्लिम सुल्तान हैं वो सारे के सारे खलीफा के प्रतिनिधि मात्र हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो अब क्योंकि इसको सीधे खलीफा से ही अपना अधिकार पत्र मिल गया है तो ये सीधे सीधे खलीफा का प्रतिनिधि यहाँ से घोषित हो जाता है और गजनी से इसकी राजनीति यहाँ से अलग हो जाती है। अब ये एक खलीफा का जो दूत आता है अधिकार पत्र लेके, और जो खिल्लत, जो मैंने अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, खिल्लत क्या होता है, एक तरह का शाही वस्त्र होता है जिससे वो इस बात का सूचक है कि आज से आप दास्ता से मुक्त हैं और आज से आप प्रतिनिधि हैं। तो एक खिल्लत और अधिकार पत्र लेके जो दूत आता है इसका उल्लेख करता है मिनहाज, जो कि दरबारी इतिहासकार है इल्तुतमिश का, अपनी पुस्तक तबकात नासिरी में। ये प्रश्न एक बार यूजीसी नेट में आ चुका है कि जो इल्तुतमिश के दरबार में खलीफा का दूत आता है अधिकार पत्र लेकर, इसका उल्लेख हमें किस ऐतिहासिक पुस्तक में या कौन सा इतिहासकार इसका उल्लेख करता है। तो ये हमें याद रखना है कि इसका उल्लेख
तबकाते नासरी में मिनहाज करता है कि इसको इस तरह से एक कोई अधिकार पत्र आया था। जैसे कि मैंने आपको दिखाया सिक्के, चांदी का टंका, तो सिक्कों पे जो लिखावट है, अब यहाँ से क्योंकि इल्तुतमिश खलीफा का प्रतिनिधि हो गया है तो वो सिक्कों पे उल्लेख करवा देता है, खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में अपना उल्लेख करवाता है। इससे वो केवल दिल्ली की सल्तनत के ऊपर अपनी वैधता को सिद्ध कर रहा है कि आज से वो खलीफा का प्रतिनिधि है और ये दिल्ली सल्तनत आज से उसके अधीन है, जो कि सीधे सीधे तौर पे खलीफा के अधीन है। इसी को अपना आधारभूत बनाकर एक आरसी मजूमदार, हमारे आधुनिक इतिहासकार हैं, उनका ये मानना है कि इससे खिलाफत का दिल्ली सल्तनत पर काल्पनिक अधिकार हो गया है, क्योंकि वो भी खलीफा का प्रतिनिधि खुद को मान रहा है और खलीफा ने भी उसको अधिकार पत्र दे दिया है कि हाँ ठीक है, तुम आज से मेरे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे शासन कर रहे हो। हसन निज़ामी, जो कि दरबारी इतिहासकार है इल्तुतमिश का, वो हमें इस बात की सूचना देता है कि इसके बाद इल्तुतमिश ने 2 उपाधियाँ और लीं, नासिर अमीर उल मोमिनीन और सुल्तान आज़म। तो ये 2 उपाधियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अब इसकी 3 उपाधियाँ हो जाती हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने आपको बताया था कि मोहम्मद गौरी और ऐबक ने इसको एक उपाधि दी है, अमीरन उल उमरा, तो अब इसकी 3 उपाधियाँ हो गई हैं, अमीरन उल उमरा, नासिर आमिर उल मोमिनीन और सुल्तान आज़म। ये नेट के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की या कौन सी उपाधि इल्तुतमिश ने नहीं धारण की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जब ये वाली घटना होती है, जब उसको खिल्लत और अधिकार पत्र मिल जाता है, उसके 1 महीने के बाद ही इसके जो ज्येष्ठ पुत्र है नासिरुद्दीन महमूद, उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना से इसको बहुत आघात पहुंचता है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद जो है बहुत ही कुशल शासक है, कुशल प्रशासक है, और इल्तुतमिश को ऐसा लगता है कि आगे चल के ये उसका उत्तराधिकारी होगा, क्योंकि बंगाल जैसे सामरिक महत्व के जो सूबे हैं वहाँ तक उसने अपनी प्रशासनिक कार्यों से अपने आप को बहुत ही मजबूती प्रदान करी हुई है, और इसके जो प्रशासन है उससे इल्तुतमिश काफ़ी प्रभावित होता है। तो अब इल्तुतमिश को ऐसा लगता है कि अब वो उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करे। जब हम प्रशासनिक उपलब्धियां देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये वंशानुगत राजतंत्र की स्थापना कर रहा है। जैसा कि हमने देखा, इसने पहले सोचा था कि मैं नासिरुद्दीन महमूद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करूंगा, लेकिन क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी बेटी रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। ये एक ईरानी परंपरा है जिसमें पिता के बाद पुत्री को राजसत्ता मिलने के हमें उदाहरण मिलते हैं। इल्तुतमिश इस ईरानी परंपरा को भारतीय वातावरण में समाहित करने का श्रेय जो है वो इल्तुतमिश को ही जाता है। तो इल्तुतमिश क्या करता है, जब देखता है कि इसके बाकी जितने भी और पुत्र हैं वो इतने योग्य नहीं हैं और रज़िया उनमें उन पुत्रों में और अपने पुत्रियों में सबसे ज़्यादा योग्य रज़िया है, तो वो रज़िया को उत्तराधिकारी नियुक्त करता है जब वो ग्वालियर अभियान से लौटता है उसके बाद। क्योंकि क्या होता है, जब वो ग्वालियर अभियान पर जाता है तो रज़िया को अपना प्रतिनिधि के तौर पे दिल्ली में छोड़ के जाता है और प्रशासन की बागडोर जो है वो रज़िया के हाथ में देके जाता है। और जब वो लौटता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि रज़िया ने बहुत ही कुशलतापूर्वक प्रशासन किया है दिल्ली का, और दिल्ली के सुल्तान भले ही दिल्ली से दूर थे लेकिन दिल्ली के प्रशासन में कहीं पे भी कोई कमी नहीं आती है। तो वो उसको लगता है कि रज़िया ही सबसे योग्य है और वो रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। हालांकि जो उलेमा वर्ग है वो इससे खासे नाराज़ हो जाते हैं। अभी हम इसकी जब धार्मिक नीतियों पर चर्चा करेंगे तो हम इसको विस्तार से समझाएंगे। इसके बाद ये क्या है, क्योंकि मैंने बताया ईरानी परंपरा के अनुसार चलने की कोशिश कर रहा है, तो ये बगदाद से 2 पुस्तकें मंगाता है जो कि प्रशासन के ऊपर लिखी हुई हैं, महासिर उस सलातीन और अदाबुस सलातीन। ये पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनका नाम पूछा जा चुका है एक बार यूजीसी नेट में कि इसने कौन कौन सी 2 पुस्तकें मंगाई थी। तो अदाबुस सलातीन और महासिर उस सलातीन नाम की 2 पुस्तकें मंगवाता है अपने पुत्रों की शिक्षा के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इसका कोई भी पुत्र इतना योग्य नहीं बन पाता कि वो दिल्ली की सत्ता को संभाल सके और दिल्ली के सिंहासन पर सिंहासन रूढ़ हो सके। तो अंततः ये रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। इसके बाद इसका जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है दिल्ली में वो है चालीसा का गठन। चालीसा का गठन जो ये करता है, ये अपने जितने तुर्कदास हैं, 2 तरह के विदेशी भरे हुए हैं इस समय, तुर्कदास हैं और कुछ ताजिक हैं। ताजिक यानी कि जो गैर तुर्क मुसलमान विदेशी हैं उनको ताजिक बोला जाता है। तो इन तुर्कदासों में से कुछ जितने योग्य गुलाम हैं उनका एक दल बनाता है, ये इनको बोलता है चालीसा। ये चालीसा हम देखेंगे आगे चल के दिल्ली को सदृढ़ता तो देता है, पर दिल्ली की सदृढ़ता देने के साथ साथ ये चालीसा दल इतना शक्तिशाली हो जाता है खुद
कि ये सुल्तानों को गद्दी से उतारता है, षड्यंत्र करता है, कई सुल्तानों को की हत्या करता है और बहुत सारे तरह के षड्यंत्र हम देखेंगे इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद। ये चालीसा है क्या? एक इतिहासकार हुए हैं ज़ियाउद्दीन बर्नी, जो अभी जब हम आगे खिलजी और तुगलक वंश देखेंगे तो उनके दरबारी इतिहासकार थे। उन्होंने इसका उल्लेख किया है, इसको संज्ञा दी है चिहलगानी की, मतलब तुर्कने चिहलगानी, क्योंकि तुर्कदास थे और चालीसा का एक दल है, तो इसको वो तुर्कने चिहलगानी बोलते हैं। और इसका प्रथम उल्लेख हमको मिलता है इसामी की एक पुस्तक है फुतुहुस सलातीन, जो कि 1350 में वो लिखता है, उसमें इसका हमें प्रथम उल्लेख मिलता है। और दासों के जो क्रम है, जो दासों का जो क्रम है, जो उनकी हायरार्की है, उसके क्रम का वर्णन करता है मिनहाजुस सिराज, और उसी का वर्णन करते समय इल्तुतमिश को वो सुल्तान सईद यानी कि भाग्यशाली सुल्तान की संज्ञा देता है। अब ये जो चालीसा है, ये चालीसा के जो समूह है, ये जितने भी मुक्त अमीर हैं, जैसे चाहे वो तुर्क हों चाहे ताजिक हों, दोनों ही जितने भी मुक्त अमीर हैं उनको भी अपने बराबर नहीं समझता था। क्यों? क्योंकि ये सुल्तान के प्रति इतना स्वामी भक्त था और सुल्तान के प्रमुख सलाहकारों में जितने भी थे वो सारे चालीसा के दल के ही सदस्य थे और ये सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे और ये ऊंचे ऊंचे प्रशासनिक पदों और सैनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे। और सुल्तान की जो सफलता है और दिल्ली सल्तनत की सदृढ़ता में इनका प्रमुख योगदान था। और इनका गठन सुल्तान करता है इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि शायद मंगोलों का खतरा बढ़ रहा है, तो उसको एक शक्तिशाली दल की आवश्यकता है, तो इसी दल का वो गठन करता है और इसी में से अपने सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता है, प्रशासनिक पदों पर उनको नियुक्त करता है। तो इसीलिए जो अब ये इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि एक दूसरे के सामने भी ये झुकना नहीं पसंद करते थे। और इसीलिए जो ज़ियाउद्दीन बर्नी है वो अपनी पुस्तक में लिखता है इनके बारे में कि उनमें से कोई भी किसी अन्य के समक्ष झुकने को तैयार नहीं होता था। और एकता वितरण में, अभी हम जब एकता प्रणाली की बात करेंगे आगे, तो किस तरह से एकताएँ दी गई हैं। एकता वितरण में समानता की मांग करते थे, मतलब एक दूसरे से तुलना करते थे कि हमको इसके बराबर एकता एक दूसरे से मिलनी चाहिए। और इसके बाद मिनहाजुस सिराज का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है जो कि पूछा जा चुका है एक बार यूजीसी नेट में, कि मिनहाजुस सिराज कहता है चालीसा के दल के सदस्यों के बारे में कि वो एक दूसरे को कहा करते थे कि मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। ये दर्शाता है कि वो कितने शक्तिशाली हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं एकता व्यवस्था। अब इसके प्रशासनिक जो सुधार हैं वहाँ पे सबसे अहम भूमिका निभाता है एकता व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली। तो एकता व्यवस्था क्या है? एकता प्रांत की प्रशासनिक इकाई है, मतलब प्रांत को या पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बांट दिया गया है। एकता का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब ही होता है भूमि का एक टुकड़ा। तो इसको छोटे छोटे भूमि के टुकड़ों में बांट दिया गया है और सभी भूमि के टुकड़ों पे हर एक इक्ता पे एक इक्तेदार नियुक्त कर दिया गया है जो उसका प्रशासनिक अधिकारी है, जो उसके प्रशासन को देख रहा है। और इस इक्ता से इल्तुतमिश को फ़ायदा क्या होता है कि उसको जो अधिकारी को जो वेतन देना है वो वेतन उसको इक्ता के रूप में उसको दे रहा है, नगद नहीं दे रहा, उसको इक्ता प्रदान कर दे रहा है। और इक्ता से जो राजस्व इक्तेदार वसूल रहा है उस राजस्व में अपना वेतन काट के और जितना बाकी बचता है वो केंद्र सरकार के कोष में जमा करा देता है। तो इससे एक तो जो सल्तनत है उसकी सदृढ़ता हो जाती है क्योंकि सभी जगह एक उसके विशेष अधिकारी बैठे हुए हैं। दूसरा, उसको वेतन भी नगद देना नहीं है, इक्ता से जो राजस्व आ रहा है वहीं से उसका वेतन हो जाएगा। तीसरा, जब उसको जो इक्ता दी जा रही हैं इक्तेदार को, वो इस शर्त पे दी जा रही हैं कि जब आवश्यकता पड़ेगी दिल्ली सल्तनत को तो वो एक सेना की टुकड़ी लेके उनकी सहायता के लिए उपस्थित हो जाएगा। तो इस तरह से इक्ता जो व्यवस्था है, वो इक्ता व्यवस्था जो शुरुआत होती है वो तो बहुत पहले हो जाती है, लेकिन उसको पूरी तरह से एक व्यवस्था के तौर पे स्थापित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कभी कि इक्ता व्यवस्था को स्थापित करना, मतलब स्थापित किस सुल्तान ने किया, तो वो इल्तुतमिश ने किया। जैसा हमने देखा कि पहले इल्तुतमिश भी एक इक्तेदार था बदायूं का, तो दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि इक्ता प्रणाली जो है पहले से चल रही थी, लेकिन इसको एक व्यवस्था के तौर पे स्थापित करने का जो श्रेय है वो इल्तुतमिश को जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि केंद्रीय सेना की भर्ती, उसका वेतन और भुगतान, ये सब जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है। तो इल्तुतमिश पहला सुल्तान है जो केंद्रीय सेना का वेतन और भुगतान जो है वो केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित करवाता है। इसके बाद मुद्रा प्रणाली पर अगर हम आएँ तो इसकी जो मुद्रा प्रणाली है वो सबसे ज़्यादा ठोस रही है
और ये आधारशिला स्थापित किया है इसने आगे आने वाले सुल्तानों के लिए कि किस तरह से मुद्रा का संचालन करना चाहिए। और ये प्रथम सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इससे पहले हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक या आराम शाह का 8 महीने का जो शासन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो 4 साल का शासन है, उसमें कोई भी हमको ऐसे सिक्के नहीं मिलते अरबी के। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो सुल्तान की उपाधि भी नहीं लेता और इसीलिए वो अपने नाम के सिक्के भी जारी नहीं करता है। और ये प्रथम ऐसा सुल्तान है जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल। ये पूछा जा सकता है कि चांदी का टंका और तांबे का जित्तल किस सुल्तान ने शुरू कराया था, जारी किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। और आगे चल के हम देखेंगे कि जब बलबन सुल्तान बनेगा तो वो सोने का टंका जारी करेगा। मगर इसके सिक्कों पे सबसे जो अहम बात है वो ये है कि इसके सिक्कों पे टकसाल का नाम अंकित कराया हुआ है। टकसाल मतलब जिस शहर में सिक्के ढाले जा रहे हैं उस शहर का नाम उस पर अंकित है। और एक इतिहासकार हुए हैं नेल्सन राइट। काफ़ी इतिहासकारों ने इसकी मुद्रा प्रणाली की प्रशंसा करी है, लेकिन नेल्सन राइट ने यहाँ तक कहा है कि ये जो टंका है ये बाद के सुल्तानों के लिए एक नमूना बन गया, मतलब बाद के सुल्तानों के लिए एक आधारशिला बना है कि इस तरह का जो है टंका होना चाहिए। और नेल्सन राइट के अनुसार मुद्रा प्रणाली में इल्तुतमिश का जो शासन है वो काफ़ी ऐतिहासिक महत्व का है। अब हम बात करते हैं इसकी न्याय व्यवस्था की। सुल्तान की जो न्याय व्यवस्था है वो कुछ इस तरह से है कि न्याय चाहने वाला व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना होता था, जो न्याय का प्रतीक माना जाता है। लाल वस्त्र धारण करना न्याय का प्रतीक माना जाता है। इसी बात का रज़िया आगे चल के फ़ायदा उठाती है। जब हम देखेंगे रज़िया को सुल्तान उत्तराधिकारी अपना नियुक्त करके चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, लेकिन रज़िया को जो चहलगानी का जो दल है वो उसको सुल्तान नहीं बनने देता, उसको गद्दी पे नहीं बैठने देता। तो रज़िया किस तरह से लाल वस्त्र पहन के दिल्ली की जनता के सामने पहुंच जाती है, जो कि इस बात का प्रतीक है कि उसको अब न्याय चाहिए जनता से। और इसके न्याय के बारे में एक मोरक्को से एक यात्री आता है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, इब्न बतूता। इसके शासन से कुछ 100 साल के बाद वो इसके बारे में एक उल्लेख करता है कि सुल्तान इल्तुतमिश के महल के सामने संगमरमर के 2 सिंह बने हुए थे जिनके गले में घंटियां लटकी हुई थीं, और पीड़ित व्यक्ति को ये घंटियां बजाने पर तुरंत न्याय मिल जाया करता था। तो मतलब काफ़ी प्रशंसा करता है इसके न्याय की। इसी तरह का हम देखेंगे जब मुगल्स पढ़ेंगे तो जहांगीर के समय में जहांगीर ने भी एक जंजीर बनाई थी जिसको न्याय की जंजीर बोला जाता है। तो ये उससे काफ़ी हद तक तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी मिलता जुलता है। अब अगर हम बात करें उसके सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐबक के समय में राजधानी लाहौर थी, लेकिन ये लाहौर से दिल्ली ले आता है राजधानी। और दिल्ली इसलिए ले आता है क्योंकि ये ऐसा सुल्तान है, प्रथम सुल्तान, जिसने गंगा जमुना के द्वाब को के महत्व को समझा है और वहाँ का जो उपजाऊ ज़मीन है उसके महत्व को समझा है। तो इसको ऐसा लगता है कि मुझे इसके ज़्यादा नज़दीक रहना चाहिए जहाँ से मैं सत्ता को अच्छे से नियंत्रित कर पाऊँगा। और क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पश्चिम के अपने अभियानों में इतना उलझा रहा कि उसको इतना मौका भी नहीं मिल पाया कि वो दिल्ली रह सके, तो ये सुल्तान राजधानी दिल्ली लेके आता है और दिल्ली को सभ्यता का एक ऐसा केंद्र बना देता है कि अब उसे हज़रत दिल्ली के नाम से जाने जाना लगा था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली को हज़रत दिल्ली किस सुल्तान के समय में जानने लगे थे लोग। तो इल्तुतमिश के समय में इसको हज़रत दिल्ली के नाम से लोग जानने लग गए थे। अब इसके निर्माण कार्य पे आते हैं। निर्माण कार्य इसने काफ़ी किए हैं और ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से पूछे जा चुके हैं। एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी आ चुका है और यूजीसी नेट में तो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अतारकिन का दरवाज़ा, ये अतारकिन का दरवाज़ा इसने राजस्थान के नागौर शहर में, मतलब मेवाड़ जो क्षेत्र है, मेवाड़ में नागौर शहर है, वहाँ पे इसने अतारकिन का दरवाज़ा एक निर्माण करवाया था। और नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पे इसने सुल्तानगढ़ी नाम का एक मकबरा बनाया जो कि भारत का पहला मकबरा है। तो ये इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको मकबरों का पिता कहा जाने लगा इल्तुतमिश को, क्योंकि इसने यहाँ से मकबरों की शुरुआत कर दी है बनने की। और जो मैं बात कर रहा था आपसे यूजीसी नेट और यूपीएससी के प्री में, वो यहाँ से क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। बदायूं में इसने क्या क्या निर्माण कराया। बदायूं में इसने हौज शमसी बनवाई है, शमसी ईदगाह और जामा मस्जिद, और इसके अलावा इसने बदायूं में एक मदरसा भी बनवाया है। तो ये इसके निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इसका एक प्रधानमंत्री है निज़ामुल मुल्क जुनैदी, ये इसका प्रधानमंत्री है। ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आगे चल के जब हम देखेंगे रज़िया सुल्तान बनेगी तो ये उसका काफ़ी विरोध करेगा।
लेकिन आखिरी में रज़िया इसके विद्रोह को दबा देती है, दमन कर देती है और ये आखिरी में सिरमौर की पहाड़ियों में भाग जाता है। दिल्ली में इल्तुतमिश ने गौरी के नाम पर एक मदरसा बनाया। ये भारत में सल्तनत में बनाया हुआ पहला मदरसा था और इसका नाम रखा मदरसा मुइज़्ज़ी। मतलब ये एक तरह से गौरी को भी आदर दे रहा है, क्योंकि जो गौरी है वो ऐबक जो है, ऐबक गौरी का गुलाम है और ये ऐबक का गुलाम है, तो इसको हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं कई बार इल्तुतमिश को। तो ये अपने मालिक को आदर दे रहा है और उसके नाम से एक मदरसा बनवा रहा है, मदरसा मुइज़्ज़ी। यदि आपने हमारा पहला लेक्चर अच्छे से सुना होगा तो मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी का जो पूरा नाम है वो शिहाबुद्दीन मुइज़्ज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी है, तो उसमें से मुइज़्ज़ुद्दीन के नाम से इसने मदरसा मुइज़्ज़ी बनाया और जैसे मैंने बताया बदायूं में भी इसने एक मदरसा बनवाया था। अब इसकी धार्मिक नीतियों के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये धार्मिक गोष्ठियाँ काफ़ी कराया करता था, बहुत ज़्यादा उलेमा वर्ग को संतुष्ट रखने की कोशिश करता था, क्योंकि जो वैधता है शासन को वो उलेमा वर्ग से ही मिल रही है। उलेमा वर्ग ही धार्मिक दृष्टि से उसको वैधता दे रहे हैं, तो धार्मिक दृष्टि से ये काफ़ी कट्टर था। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में देखा, इसने भिलसा और उज्जैन के मंदिरों को तोड़वा दिया था। और लेकिन एक जब राजनीति की बात आती थी तो राजनीति निर्णय लेते समय ये धर्म को उस पर हावी नहीं होने देता था, मतलब राजनीति को हमेशा ये धर्म से अलग रखता था। यानी कि उलेमाओं का हस्तक्षेप धार्मिक नीतियों तक तो रहता था, लेकिन राजनीतिक जो नीतियां हैं, राजनीतिक जो निर्णय हैं, उसमें उनका हस्तक्षेप ये स्वीकार नहीं करता था। जैसे हमने देखा कि जब ये रज़िया को सुल्तान अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है तो उलेमा वर्ग काफ़ी खफा हो जाते हैं उससे कि एक महिला को कैसे शासन के लिए शासन की बागदौड़ दी जा रही है, जबकि उनके हिसाब से उलेमा वर्ग जो कि कट्टर हैं थोड़े और ऑर्थोडॉक्स हैं, उनके हिसाब से एक महिला को पर्दे में रहना चाहिए। तो ये लेकिन उनकी बात को नहीं मानता, और क्योंकि ये अपने राजनीति जो है राजनीतिक विवेक के ऊपर अपने निर्भर होता है और अपने विवेक के अनुसार इसको लगता है कि सुल्तान के गद्दी के लिए रज़िया से योग्य और कोई नहीं है इस समय, तो ये रज़िया को नियुक्त कर देता है। उलेमा वर्ग के साथ साथ इसकी दिलचस्पी काफ़ी सूफ़ी संतों में भी रही है। सूफ़िज़म है, जब हम बात करेंगे आगे सूफ़ी आंदोलन, भक्ति आंदोलन की, तो हम देखेंगे जो सूफ़िज़म है ये इस्लाम का एक उदारवादी रूप है। मतलब इसमें कट्टरता की इतनी ज़्यादा स्वीकृति नहीं है, कट्टरता कम हो गई है थोड़ी। तो ये सूफ़िज़म में भी काफ़ी विश्वास करता है इल्तुतमिश। और शेख बहाउद्दीन ज़कारिया एक सूफ़ी संत हैं मुल्तान में, तो मुल्तान की विजय के लिए शेख बहाउद्दीन ज़कारिया इसकी मदद भी करते हैं। और इसको क्योंकि शेख बहाउद्दीन ज़कारिया जो हैं वो बहुत ही समृद्ध सूफ़ी संत हैं, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत है, तो ये धन दौलत से भी उसकी मदद करते हैं मुल्तान विजय पे। और मुल्तान का जो शासक है उसके अत्याचारों से भी ये मुल्तान को मुक्त कराना चाहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सूफ़ी संत इसकी मदद भी कर रहे हैं। और जिस तरह हमने देखा कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इसने पूरा कराया, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो शुरू कराया था। तो जो शेख बख्तियार काकी हैं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये जब हौज शमसी बनवा रहा होता है इल्तुतमिश तो उसकी सहायता करते हैं। जो तालाब है हौज शमसी बदायूं में, ये उसकी सहायता करते हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब हम अंत में इसका मूल्यांकन अगर करें इल्तुतमिश का, तो इसने 3 प्रमुख कार्य किए हैं। सबसे पहला, जो नव स्थापित तुर्की राज्य था उसको नष्ट होने से बचाया। नष्ट होने से कैसे बचाया कि जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है और आराम शाह क्योंकि अयोग्य शासक रहता है, तो जो उसका शासन है 8 महीने का, उसमें काफ़ी जितने राज्य हैं वो सारे अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देते हैं। जैसे बंगाल है, बिहार है, हमने देखा कलिंजर है, ग्वालियर है, प्रतिहार लोग हैं, चौहान है, मेवाड़ के, ये सब अपनी स्वतंत्रता को घोषित कर देते हैं। तो इस एक तरह से सल्तनत जो है वो खंडित हो जाती है। तो ये नव स्थापित मतलब नया नया ही स्थापना हुई थी अभी, और खंडन की ओर अगर जा रही होती है, उस समय इल्तुतमिश का जो प्रथम उद्देश्य था वो उसको विखंडित होने से बचाना था, तो उसने बखूबी निभाया। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण कार्य है मध्य एशियाई राजनीति से दिल्ली को अलग करना। जैसा कि हमने देखा, जब गजनी अभी तक उसके ऊपर एक वैधता अपनी डालना चाह रहा है, और अब हम देख रहे हैं कि अब जो उसको वैधता मिल रही है वो खलीफा से मिल रही है, तो अब गजनी से उसका कुछ इतना साहूकार रह नहीं जाता, तो गजनी से अपने आप को अलग कर लेता है। और गजनी की जो राजनीति है अब दिल्ली की राजनीति से यहाँ से अलग हो जाती है, और गजनी अब दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना गजनी उसको अपने अधीन समझेगा।
और दिल्ली एक तरह से गजनी से स्वतंत्रता मनोवैज्ञानिक तौर पे, ऐसे तो दिल्ली वैसे भी स्वतंत्र ही था, गजनी के अधीन शासन नहीं कर रहा था, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी उसको गजनी से स्वतंत्रता मिल जाती है। तो ये उसका दूसरा एक प्रमुख कार्य है। और तीसरा उसका प्रमुख कार्य है कि इसने अब दिल्ली पर की गद्दी पर अपने वंश की स्थायी नींव डाल दी है। जैसा कि हमने देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक जब मृत्यु को प्राप्त होता है उससे पहले अपना ऐसा कोई उत्तराधिकारी अपने वंश का नहीं नियुक्त करता है, और आराम शाह को गद्दी पे लोग मलिक लोग बिठा देते हैं, जबकि आराम शाह उसका पुत्र भी नहीं है। लेकिन ये वंशानुगत राज्य की नींव डाल रहा है, क्योंकि पहले ये चाहता था कि नासिरुद्दीन महमूद इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बने। जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो ये अपने पुत्र और पुत्रियों में से ही अपना उत्तराधिकारी देखता है, ना कि कोई और योग्य व्यक्ति। तो और ये रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। तो यहाँ से एक वंश की नींव पड़ जाती है कि अब ये वंश ही शासन करेगा। जो प्रोफेसर हबीबुल्ला सर हैं वो इसके बारे में लिखते हैं। हम इसका पूरा अगर मूल्यांकन करें ऐबक और इल्तुतमिश का, तो हबीबुल्ला साहब लिखते हैं कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं की रूपरेखा बनाई थी। मतलब उन्होंने खाली एक मानचित्र बनाया था कि दिल्ली सल्तनत ऐसी होगी, और इल्तुतमिश निसंदेह उसका प्रथम सुल्तान था, क्योंकि ऐबक सुल्तान की उपाधि भी नहीं धारण करता। और कभी अगर आपसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है, तो प्रथम सुल्तान जो है वो इल्तुतमिश ही है। आगे चल के हम देखेंगे, जब हम फिरोज शाह तुगलक को पढ़ेंगे, तो फिरोज शाह तुगलक जब खुतबा पढ़वाता है तो उसमें सभी सुल्तानों के नाम, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों के नाम पढ़वाता है, और उसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम हटवा देता है, क्योंकि वो दिल्ली का प्रथम सुल्तान, उसको देखा जाए तो हम उसको नहीं मानते एक तरह से। तो प्रोफेसर हबीबुल्ला साहब का एक कथन है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कथन कभी कभी पूछे जा सकते हैं कि ये ऐसा मूल्यांकन इल्तुतमिश और ऐबक का किस इतिहासकार ने किया है। दूसरा कथन है हमारा प्रोफेसर राम प्रसाद त्रिपाठी जी का। इन्होंने बोला है कि वह भारतवर्ष में मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक था। जैसा कि हमने देखा कि सही में अगर मुस्लिम प्रभुसत्ता अगर इल्तुतमिश नहीं होता तो राजपूतों ने अपना क्षेत्र स्वतंत्र करा ही लिया था, और इल्तुतमिश ने इतना सदृढ़ता से अपने राज्य का विस्तार किया। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में अपने उसके अभियान जब हमने चर्चा किए थे, तो हमने दिखाया था कि किस तरह से उसने राज्य का विस्तार किया है और राज्य को सुदृढ़ भी कर लिया है। तो मुस्लिम प्रभुसत्ता का वास्तविक संस्थापक भारत में इल्तुतमिश को ही माना जाता है, ये प्रोफेसर राम प्रसाद त्रिपाठी जी बोलते हैं। तो इसी के साथ हम अपना ये सत्र आज समाप्त करते हैं यहीं पे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल के आते हैं। जैसे इक्ता प्रणाली के ऊपर प्रश्न आ सकता है, मुद्रा प्रणाली के ऊपर प्रश्न आ सकता है कि उसने कौन कौन से सिक्के चलाए, टकसाल का नाम अंकित किसने कराया, कौन सा सुल्तान पहला था जिसने चांदी का टंका चलाया। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी हम मिलेंगे अपने अगले सत्र में, जो हम लेके आएंगे इसके आगे की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। इल्तुतमिश के आगे रुकनुद्दीन फिरोज से लेके रज़िया सुल्तान तक दिल्ली का जो सफ़र है वो हम तय करेंगे। धन्यवाद।